नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो है एक फिजिक्स के बैच में शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस बैच का मैंने नाम दिया है शून्य से शिखर तक। जिस बैच का मैंने नाम दिया है शून्य से शिखर तक। इस बैच में अभी तो जो है मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की कक्षाएं शुरू कर रहा हूं, जिसमें सप्ताह में तुमको एक वीडियो मिलेगी। और हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये एक ही वीडियो में हो सकता है पूरा लेक्चर हो जाए, आपका पूरा लेसन हो जाए, या फिर जो है हो सकता है कि 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो लग सकते हैं आपको एक लेसन को समाप्त होने में। ठीक है, तो अभी जो है हम पहले चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में। आपको पूरा रिटन सब कुछ लिखा हुआ ही मिलेगा, तो समय नहीं लगेगा। और इस बैच में जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई आपको IIT वगैरह की क्लासें नहीं दे रहा हूँ, नीट की क्लासें नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ उस लेवल तक को जहाँ तक जितना हो सके उतना थोड़ा सा मैं मैच करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी ये जो कक्षाएँ हैं वो कक्षाएँ जो है कक्षा 12 के लिए हैं, है ना, 12th क्लास के बच्चों के लिए हैं, यूपी बोर्ड के खासतौर पे विद्यार्थियों के लिए और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, जितना आता है बोर्ड्स में उतना आपके लिए पूरा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली इकाई है उसका नाम होता है स्थिर विद्युतिकी। सब कुछ लिखा हुआ ही मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहली जो इकाई है उसका नाम क्या है? स्थिर विद्युतिकी है। ठीक है, स्थिर विद्युतिकी ये जो है नाम है पहली इकाई का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि स्थिर विद्युतिकी का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है रुका हुआ आवेश। क्या मतलब होता है? रुका हुआ आवेश। और अगर आवेश रुका हुआ है तो V मतलब विभव कितना होगा? 0 होगा। तो ये तो हो गई इकाई का नाम, है ना। जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़ते हैं उस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युतिकी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो आप साथ साथ में मेरे जो है नोट्स बना सकते हैं, या बाद में थोड़ा सा वीडियो देख करके रोक करके भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा रिटन में ही मिल रहा है, तो आप यहाँ पे साथ साथ में वीडियो मतलब नोट्स अपने बनाते हुए चल सकते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट यूनिट का नाम हो गया स्थिर विद्युतिकी। इसका मतलब होता है रुका हुआ आवेश। मतलब इस इकाई में हम जितने भी लेसन्स पढ़ेंगे उन सभी लेसन में हम ये देखेंगे कि आवेश जो आपका है वो स्थिर है, रुका हुआ आवेश है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इस लेसन का जो फर्स्ट लेसन इसमें नाम है उसमें विद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम लेसन का नाम है। तो आप लोग लेसन का नाम डाल लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। तो पहले लेसन का नाम है स्थिर आवेश या फिर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो लेसन का नाम डाल लीजिएगा। खैर चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आवेश। तो देखेंगे आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या है? किसी भी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा इनके प्रभावों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो जैसे एक मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक m द्रव्यमान की वस्तु है। जैसे यहाँ पर समझाते हैं, जैसे क्या है, कोई एक m द्रव्यमान की वस्तु है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, और वो क्या होता है, पृथ्वी पे जब भी हम उसको उछालते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो फिर तुरंत नीचे भी आकर के गिरती है। ठीक, तो जब भी कोई m द्रव्यमान की वस्तु है उसको ऊपर उछाला गया तो नीचे गिर रही है। किसके कारण नीचे गिर रही है भाई? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है। अब बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण उस पर लग क्यों रहा है? क्योंकि उस वस्तु पे क्या है? क्योंकि उस वस्तु में क्या है? द्रव्यमान है। और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया? क्योंकि पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या होता है, मतलब जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण ही जो है हम गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव कर पा रहे हैं या फिर उसको उत्पन्न कर पा रहे हैं। अर्थात पृथ्वी में द्रव्यमान है, इस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है, और आपके शरीर में द्रव्यमान है, इस वजह से आप गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर पा रहे हैं। तो
उसी प्रकार से आवेश भी है कि आवेश किसी भी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं तथा इनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप अनुभव करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं अनुभव करते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कहीं पर विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना है, या फिर अगर किसी कमरे में मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में से कोई भी एक चीज़ है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र अगर उस कमरे में है और आप उस कमरे में जाते हैं, तो अगर आपके पास या आपके शरीर में आवेश है तभी आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान पाएंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आपके शरीर में चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो आप ये नहीं समझ सकते हैं या फिर उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो, या फिर कहीं पर है विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, तो फिर आपको अगर उसका अनुभव करना है तो उसके लिए भी जो है आपके पास आवेश का होना ज़रूरी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और लिखने के लिए आप लोग मेरे साथ में नोट्स लिख सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार आवेश को जो है आवेश के 2 प्रकार बताए थे, और एक कब की बात है, तो ये जो बात है आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1750 की बात है। ठीक है, कौन से 2 प्रकार बताए थे? ये जो वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिका के हैं, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। ठीक है, तो कौन से 2 आवेश बताए थे? ऋण आवेश और धन आवेश। ठीक है, आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि आवेश की संकल्पना क्या होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आवेश की जो संकल्पना है किसके आधार पर करते हैं? इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। ठीक है भैया, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों की जाती है, इसके कोई भी जो हमको 2 कारण दीजिए। तो इसको देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये मान लेते हैं परमाणु है। ये क्या है? आपका एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु का आपको तो पता है। ठीक है, परमाणु के मध्य में एक अत्यंत सूक्ष्म ठोस भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर धनावेश प्रोटॉन और आवेश सहित न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इन कक्षाओं में चक्कर लगाया करता है। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या है? परमाणु है, तो जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, इसमें इसके जो चारों कक्षाएं बनी हैं उसमें चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर ही रहता है, कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इन कक्षाओं को तोड़ करके कभी कभी इन परमाणु को छोड़ करके बाहर भी चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाता है, लेकिन परमाणु उसी जगह पे विद्यमान रहता है। मतलब परमाणु प्रोटॉन जो है वो स्थिर है। क्यों स्थिर है? मतलब नाभिक से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसका कारण यह है कि नाभिकीय बल इस पर बहुत ज़्यादा आरोपित होता है, जिसके कारण उसको बांध के रखता है ताकि कहीं पर भी बाहर निकल करके ना जा पाए। तो प्रोटॉन इस वजह से नाभिक के अंदर ही रह जाता है। और इलेक्ट्रॉन देखो, जब भी कोई भी परिवर्तन आएगा तो इलेक्ट्रॉन में ही परिवर्तन आएगा, प्रोटॉन में नहीं, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, नाभिक के अंदर ही रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब बात करते थे NaCl की, है ना, तो या फिर जैसे हम बात कर लेते हैं HCl की बात करते हैं, उसमें आप देखते हैं H++Cl-, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। या NaCl की बात करते हैं तो Na++Cl- की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आप क्या देखेंगे कि जो परिवर्तन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या तो दे रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि प्रोटॉन दिया गया, प्रोटॉन लिया गया, है ना, नहीं सुना होगा। तो जो है क्या होता है, यही कारण है कि जो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ही है जो परिवर्तित हो सकता है, इधर से उधर जा सकता है, जबकि प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर ही रहता है। एक और कारण है, देखिए ये तो जो है
चार्ज हो गया, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस धनात्मक होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है 1.6 इंटू 10⁻19। और दूसरी बात यह है कि प्रोटॉन जो है बहुत भारी है, ठीक है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, ऐसे लिख लीजिए, या फिर इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जो मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना 1837 गुना ज़्यादा होता है, ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो प्रोटॉन 1837 किलो का होगा। अब आप लोग इमेजिन करके देखिए कि आप अगर कोई भी इंसान, मोटा इंसान है, वो 40 किलो 70 किलो 100 किलो क्रॉस कर जाता है तो देखने में बहुत ही विशालकाय लगने लगता है। 150 किलो का अगर हो जाता है तो चलने, 100 किलो के लोग दौड़ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं अच्छे से। 200 किलो का इंसान होगा तो चलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब समझिए अगर एक इंसान 1 किलोग्राम का है या 10 किलोग्राम का है ना, तो वो आराम से दौड़ जाएगा, चल जाएगा। और एक इंसान 200 किलो है, 500 किलो अगर है तो बहुत मुश्किल है चल पाना उसके लिए। अब यहाँ पर प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है तो प्रोटॉन 1837 किलो का, मतलब उठा ही नहीं जा रहा है इससे। तो मतलब इसका जो एक ये दूसरा कारण है कि आवेश की संकल्पना जो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों करते हैं, उसका दूसरा कारण ये है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, जिसकी वजह से जो है ये काम नहीं कर पाएगा उतना तेज़ी से। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन ही हर जगह आ जा सकता है। इसी वजह से जो आवेश की संकल्पना है हम लोग किसके आधार पर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। साथ साथ में लिख सकते हैं भैया लोगों, आप सभी लोगों को जो है ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए कि Z बराबर E बराबर P। जहाँ पर Z बराबर क्या है, Z का मतलब है परमाणु क्रमांक, Z का मतलब क्या है परमाणु क्रमांक, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और P है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो मतलब क्या है इस बात का, किसी भी तत्व में, किसी भी परमाणु का में जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम में क्या है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 11 होता है, और इसमें क्या होंगे फिर 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में क्या है, उसका एक परमाणु क्रमांक है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। या फिर अगर हम बात करें जैसे कि मरकरी 80 परमाणु क्रमांक है उसका, तो उसका मतलब उसमें 80 इलेक्ट्रॉन है और 80 प्रोटॉन है। अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम में भी क्या है, उसका परमाणु क्रमांक 92 है, 92 है, तो उसमें 92 इलेक्ट्रॉन और 92 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जिस भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम के बारे में, तो सोडियम के बारे में आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है, 11 है। फिर यहाँ पर आप जब देखते हैं तो ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि जो सोडियम का इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो कितना होता है, 2 8 1 होता है। तो जो है क्या होता है कि इसका एक जो बाहर वाला ये जो तत्व है बाहरी कोश का, वो एक्स्ट्रा रह जाता है, तो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, दान कर दिया। तो मतलब इस पे ऊपर क्या, अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे, अब कितने बचे हैं, 10। प्रोटॉन पहले भी 11 थे, अब भी 11 है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि प्रोटॉनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ज़्यादा कौन है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब प्लस चार्ज ज़्यादा है ना, प्लस धनात्मक आवेश 1 ज़्यादा है। तो यही कारण है कि Na पे सदैव प्लस आता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो किसी वस्तु, यहाँ से आप लोग ये भी बात याद कर सकते हैं कि किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें क्या बताता है, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे जो सोडियम था, यहाँ देखते हैं
जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सोडियम जो है आपका वो क्या हुआ है, धनावेश यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इसका तात्पर्य क्या है कि किसी, अगर ये आप याद कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में चीज़ें काम आती हैं कि अगर कोई वस्तु धनावेशित हो रही है तो मतलब उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तभी धनावेशित हुई है भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से क्लोरीन के एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एक सेकंड, ये दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का होता है, इसमें इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो आप लोगों को हमेशा पता होगा कि क्लोरीन को एक हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसमें कितना होता है, क्लोरीन 17 है प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी देखो, क्लोरीन का जितना परमाणु क्रमांक है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन तो भाई अपरिवर्तित रहता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि प्रोटॉनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रोटॉन 17 के 17 ही रहेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा कौन है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पर एक जो है ऋण आवेश लग जाएगा, मतलब एक ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो अगर कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 12 है। तो इसमें भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये क्या करता है Mg, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अब निकाल देगा, दान कर देगा। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 12 थे, प्रोटॉन तो 12 रहेंगे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने 2 दे दिए, तो कितने बचे, 10 बचे, और प्रोटॉन कितने बचे, 12 बचे। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा। समझ गए? उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप वीडियो रोक रोक करके धीरे धीरे करके साथ में चीज़ें लिख भी सकते हैं। ठीक है, और लिखना ही सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें काम आ पाती हैं। फिर आगे देखते हैं कि आवेश का जो सीजियस मात्रक है वो क्या है, स्टेट होता है। आवेश का सीजियस में मात्रक क्या होता है, स्टेट होता है। ठीक है, और एक और मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युतीय इकाई। ठीक है, और एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। ठीक है, एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। और आवेश का सीजियस में मात्रक स्टेट होता है, याद रखना है, सीजियस पद्धति है। 4 मात्रक पद्धतियाँ होती हैं, सब लोगों को पता होगा, MKS, CGS, FPS और SI पद्धति। तो सीजियस पद्धति में जो है आवेश का मात्रक स्टेट होता है, और ESU भी आवेश का एक मात्रक ही है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो 3 × 10⁹ स्टेट होते हैं। अगर कोई कभी पूछे कि आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक वो क्या होता है, तो फैराडे होता है। और एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500 कूलाम होते। आगे हम लोग देख लेते हैं आवेश के अन्य मात्रकों पर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। जैसे एक मिली कूलाम में अगर पूछे तो 10⁻³ कूलाम होते हैं। ये जो मात्रक हैं आवेश के अन्य, ये जो है आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अगर इसे पूछा जाए कि 1 मिली कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो 10⁻³ कूलाम। एक माइक्रो कूलाम, माइक्रो एक्चुअली में ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, माइक्रो जो तुम्हारा ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आएगा, है ना, किताब में लिखा होगा, न्यूमेरिकल में लिखा होगा। एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होते हैं। एक नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होते हैं। एक पिको कूलाम में 10⁻⁻12 कूलाम होते हैं। ये एक फैक्ट है, इनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं रही। अब जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो है मात्रक पद्धतियाँ कितनी होती हैं, तो 4 होती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। कौन कौन सी होती हैं, MKS, CGS, FPS और SI पद्धति। तो MKS पद्धति का फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS का फुल फॉर्म, तो 4 मात्रक पद्धतियाँ होती हैं। कौन कौन सी हैं, MKS जिसका मात्रक है फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS का होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS का होता है फुट, पाउंड, सेकंड। और SI का होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, आप लोगों को ये भी जानकारी रखनी है। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि
ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। और वहीं पर अगर इसको हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं, तो देखो 1 किलोग्राम में 10⁻³ मतलब 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 में 10⁻³ हो गया। तो जब इसको 10⁻+3 से गुणा कराओगे तो 31 माइनस का है, तो 31 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 28। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻21 28 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसको भी अगर ग्राम में चेंज करोगे तो 3 घात कम हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर आवेश का एक और मात्रक होता है EMU। आवेश का एक अन्य मात्रक होता है EMU, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इसे जो है एब कूलाम भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब EMU को क्या कहते हैं, EMU को कहते हैं एब कूलाम भी कहते हैं। और एक कूलाम में 1/10 EMU होते हैं। एक कूलाम में 1/10 EMU होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग साथ साथ में लिखते हुए चल रहे होंगे। अब आगे हम देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो किसी वस्तु पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण अथवा आवेश की परमाणुविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश की परमाणुविकता कहते हैं। आप लोग सही करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर कहीं पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोटी है, वो रोटी आप खाएंगे तो 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे। लेकिन कभी भी जो रोटी है, मतलब जैसे मतलब खाने को तो आज भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो रोटी कभी भी है वो आधी नहीं होगी, है ना। ये 1 कौरे से 2 कौरे से नहीं मांगेंगे, कहेंगे तो 1 रोटी 2 रोटी ही मांगेंगे। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी क्या होगा, आधा, पौने, समझ लो, ऐसे कभी भी नहीं होगा, है ना। होगा जब भी होगा तो मतलब पूरा होगा, 1 2 3 4 ऐसे होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आवेश हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। इसीलिए इसका जो सूत्र है वो होता है Q बराबर Ne, अर्थात जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज है, जहां पर n बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से जो आवेश है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण, ये फार्मूला आप लोग याद रखें, आवेश है क्यों, मतलब आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज है। अब आगे देखते हैं अल्फा कण है जो है, इस पर आवेश, अल्फा कण पर जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है, अर्थात इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फाइनली हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर रखेंगे 2 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो अल्फा कण पर कितना आवेश हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं। अब अगर देखते हैं हम कि एक जगह पर समान आवेश है, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो समान आवेशों को कहा जाएगा सजातीय आवेश। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक वस्तु है, इस पर जो है प्लस 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 चार्ज है, और फिर एक और दूसरी वस्तु है उस पर भी प्लस प्लस चार्ज है। तो अब क्या है कि जब समान आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, या इसी समझते हैं, जैसे ये एक वस्तु है जिस पर प्लस आवेश है और एक दूसरी वस्तु इस पर प्लस आवेश है। तो अगर हम इसको इसके पास लेकर के जाएंगे तो इसको इसी दिशा में, इस दिशा में धक्का देगा, दूर भगाएगा। तो देखो ये दूर भग रहा है। ठीक है, तो ये कहते हैं प्रतिकर्षण बल। जब क्या करे, एक वस्तु दूसरी वस्तु के पास जाने की कोशिश करे और उसको दूर भगा दे, उसको कहते हैं प्रतिकर्षण बल। और वहीं पर अगर आवेश विपरीत है, एक वस्तु पर प्लस है, एक पर माइनस है, दूसरी पर माइनस है, एक दूसरी पर प्लस है, उसको कहते हैं विजातीय आवेश या फिर विपरीत आवेश। उस वहां पर क्या होता है, विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण। जैसे यहाँ पर एक वस्तु जिस पर प्लस आवेश है और दूसरी वस्तु पर माइनस आवेश है, तो जब ये इसके पास जाएगा उसको खींच लेगा, अपनी ओर मिला लेगा, तो इसको कहते हैं आकर्षण। अपनी ओर खींचना उसको कहते हैं आकर्षण बल, और अपने से दूर भगाना उसको कहते हैं प्रतिकर्षण बल। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। और क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें।
चलिए देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है कि एक वस्तु पर तो प्लस आवेश है और दूसरी वस्तु पर कोई आवेश ही नहीं है, और एक वस्तु पर मान लेते हैं माइनस आवेश और दूसरी वस्तु पर अनावेशित, का मतलब है कोई भी आवेश नहीं है। तो जैसे एक वस्तु पर कोई आवेश है और दूसरी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर उन दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्कित कराया जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक पेन है, मैंने आप लोगों को क्लास में करके दिखाया भी था कुछ बच्चों को, या फिर कंघा ले सकते हैं, और हम फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। तो देखिए पेन भी अनावेशित है, मतलब पेन पर भी कोई आवेश नहीं होता है, और कागज के टुकड़ों पर भी कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात अनावेशित होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर पेन को बालों में से रगड़ते थे, और रगड़ने पर क्या होता है, घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, आप लोगों को पता होगा। तो इस पर थोड़ा सा आवेश आ जाता है पेन के ऊपर या फिर कंघे के ऊपर। तो फिर पेन या कंघा जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके पास हम ले जाते हैं, तो कागज के टुकड़े हल्का सा हिलते हैं या फिर पेन में चिपकने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हमको जो है हल्का सा आकर्षण देखने को मिलता है पेन और कागज के टुकड़ों के बीच में, या फिर कंघा ले सकते हैं। तो वहां पर भी आप प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है। अब देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आ गया है कि एक आगे निकल गए हम लोग एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखिए ये बहुत ही चर्चित जो है प्रश्न है। देखिए एक कूलाम, तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात है, फार्मूला आप लोगों को मैंने सिखा रखा है, Q बराबर Na। तो एक कूलाम मतलब आवेश दे रखा है कितना है, एक कूलाम। अब क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब हो गया n बताना है। क्या बताना है आप लोगों को, n बताना है। तो क्यों हो गया एक कूलाम, n हमको बताना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोगों को सदैव पता ही है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। अब हमको क्या चाहिए, n चाहिए। तो ये जो गुणे से है कहाँ जाएगा, इस तरफ बटे में आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया था, तो बराबर में तो हमने इनको इस तरफ लिख दिया है, दशमलव ऊपर हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, n बराबर जैसे लिखा है 1/1.6। देखो 10 की घात माइनस 19 जो है ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। दशमलव उठाएंगे 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। अब यहाँ देख लेते हैं n बराबर 5 है। अब एक जीरो हम इससे ले लेते हैं तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने एक जीरो इसका लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक घात इसमें से कम पड़ जाएगी, 18 हो जाएंगे बटे 8। देखेंगे 8 छंग 48, 2 बच गए, दशमलव लगा देंगे, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 20 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। दशमलव तो लगा ही है, 0 बढ़ जाएगा, 8 पंचे 40। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 कूलाम होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस वैल्यू को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। आप नहीं याद रख पाते हैं तो उसको निकालने का फॉर्मेट क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु पर कोई आवेश होता है नहीं, जैसे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये सत्य है कि असत्य है। तो ये जो तुम्हारा कथन है ये असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए उदासीन वस्तु पर कुछ ना कुछ आवेश तो जरूर होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे है कि उदासीन वस्तु पर नेट आवेश शून्य होता है, तो ये बात सत्य होगी। अर्थात उदासीन वस्तुओं पर कुछ ना कुछ आवेश तो होता ही है, लेकिन अगर पूछा जाए उदासीन वस्तु पर नेट आवेश कितना है, तो नेट आवेश शून्य होता है, तो बात सही होगी। अगर पूछा जाए कि उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होते हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा, तो उसको सत्य कहेंगे, और नेट आवेश शून्य होता है, इसको सत्य कहेंगे, ठीक है। फिर देखिए आवेश का एक गुण होता है जिसको हम कहते हैं योज्यता। योज्यता जो है आवेश का एक गुण है। जैसे आवेश को सदैव उसके चिन्ह के साथ ही जोड़ते या फिर घटाते हैं। आवेश को क्या करते हैं, सदैव उसके चिन्ह के साथ ही जोड़ा या घटाया जाता है, जैसे भी दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए जो आवेश का गुण है योज्यता, उसमें क्या होता है कि आवेश को सदैव उसके चिन्ह के साथ ही जोड़ते या घटाते हैं।
जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि एक वस्तु पर 12 कूलाम है प्लस में, और एक पर है फिर 6 कूलाम है, ठीक है, माइनस का है तो उसको माइनस का ही रखेंगे। फिर दूसरी पर एक 7 कूलाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे हम, 12 प्लस माइनस, माइनस का 6 हो जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 का तो 6 बचेगा, 6 7 13, तो 13 कूलाम हो जाएगा। तो मतलब इसको ऐसे ही जोड़ा या घटाया, जोड़ या घटा करके लिखते हैं। मतलब आवेश पर अगर प्लस चार्ज है तो उसको प्लस का लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। आवेश के इसी गुण को ही योज्यता कहा जाता है। और आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो आवेशों के बीच यह वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। और द्रव्यमानों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कूलाम का नियम, ठीक है। अगली वीडियो में क्या देखेंगे, कूलाम के नियम से शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को या ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।